हेलो गाइस, आई एम लोकेश कुमार दीक्षित। वेलकम टू माय चैनल एग्जाम टेक इजी। इससे पहले की वीडियोज़ में हम पाषाण काल, मानव उत्पत्ति और काल के बारे में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो ताम्र पाषाण काल, इसमें से पहले परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कौन से क्या था? तो ये हड़प्पा सभ्यता के बाद भी कुछ संस्कृतियाँ पनपी जिनको परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ जगह के नाम दिए गए हैं। जैसे सिंध क्षेत्र में जो है झूकर जाकर संस्कृति है। इसमें पंजाब में बहावलपुर के क्षेत्र में कब ग्रह यच संस्कृति है। गुजरात में लाल चमकीले मृदभांड संस्कृति है। पंजाब हरियाणा में पीले रंग के मृदभांड वाली संस्कृति है। और गंगा यमुना के दोहाव में गैरिक मृदभांड संस्कृति है। लेकिन यहाँ इस वीडियो में हम खास तौर पे ताम्र पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। तो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियाँ एक ग्रामीण सभ्यताएँ थीं और ये 3 जगहों पर पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई गई हैं। तो इनमें जैसे पश्चिमी महाराष्ट्र में कहाँ अहमदनगर और पुणे, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहाँ बनास नदी के सहारे उसके आसपास, पश्चिमी मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर। जैसे इस मैप में दिखाई दे रहा है, तो इस मैप में जो खास तौर पे यहाँ पे आहार संस्कृति दिखाई दे रही है राजस्थान में, मालवा और कायथा संस्कृति मध्य प्रदेश में और जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र में है। अब इनको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। तो ये इनको अगर हम कालक्रम के अनुसार से लगाएं तो इसमें जो कायथा संस्कृति है सबसे प्राचीन है और इसका समय 2000 से लेके 1800 BC है। आहार संस्कृति जो है वो 2000 से लेके 1400 BC है। और मालवा संस्कृति जो है 1700 लेके 1200 BC है। जोरवे संस्कृति जो है 1400 लेके 700 BC है। तो इसमें इस पे कई सारे प्रश्न बनते हैं कि बताइए इन चारों संस्कृतियों में सबसे प्राचीनतम कौन सी है और सबसे नवीन कौन सी है। तो इसका उत्तर पहला कायथा और दूसरा जोरवे संस्कृति है। अब इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि ये देख ही चुके हैं कि ये कहाँ पाई जाती हैं। तो ये आहार जो है दक्षिणी राजस्थान में, मालवा क्या था पश्चिमी मध्य प्रदेश में और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति पाई जाती है। अब हम थोड़ा और डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। तो यह आहार संस्कृति है। आहार संस्कृति के अंदर आहाड़, गिलुंद और बालाथल स्थल पाए जाते हैं। आहाड़ के अंदर इसमें तांबे के उपकरण पाए गए हैं, इसीलिए आहाड़ को ताम्बती के नाम से जाना जाता है। कपड़े की छपाई के लिए ठप्पे पाए गए हैं। रंगाई और छपाई विकसित अवस्था में थी और घर पत्थरों के बने हुए थे। केवल इसी स्थान पे घर पत्थर के बने हुए थे, अन्य स्थानों पे मिट्टी के या घास फूस के बने थे। गिलिंद जो ये दूसरा स्थल है आहार संस्कृति का। तो इसके अंदर पत्थर के उपकरण पाए गए और अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं। बालाथल से पत्थर और तांबे के उपकरण मिले हैं। इसी प्रकार हम कायथा वह मालवा संस्कृति में चलते हैं। तो पहले हम कायथा में आते हैं। तो कायथा के अंदर 3 स्थान हैं, अरण, त्रिपुरी और उज्जैनी। इन तीनों स्थान से कायथा संस्कृति के कुछ साक्ष्य मिलते हैं जो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर नहीं दिए हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो यहाँ पर जैसे कि मालवा है, नागदा है और नवदा टोली है। तो मालवा के अंदर क्या मिला है? तो उच्च कोटि के मृदभांड मिले हैं मालवा में। चरखा और तकली के साक्ष्य मिले हैं। वृषभ पूजा के साक्ष्य मिले, यानी बैल की पूजा होती थी मालवा में। फिर नवदा टोली में आते हैं। नवदा टोली में अनाज के ढेर मिले हैं। ताम्र पाषाणकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती है। तो प्रश्न उठता है कि ताम्र पाषाणकालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती कौन सी? नौदा टोली। और पूरे ताम्र पाषाण काल में सबसे बड़ी बस्ती जब आएगा तो उसका आंसर दाइमाबाद होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे। अब हम जोरवे संस्कृति को देख लेते हैं। तो जोरवे संस्कृति जो कि हमें पता है महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अंदर अहमदनगर, धुले और पुणे हैं। अहमदनगर के अंदर जोरवे, नेवासा, दाइमाबाद हैं और पुणे के अंदर इनाम गाँव, चंदोली, सोनगांव, नासिक है। अब हम थोड़ा इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दाइमाबाद यहाँ कांसे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद के अंदर। और सबसे बड़ी ताम्र
ताम्र पाषाणकालीन बस्ती है। जैसे कि हमने पीछे बताया था कि वहाँ पर जो बस्ती थी वो ग्रामीण बस्ती थी, सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी नौदा टोली। और यहाँ पे हम देख रहे हैं दायामाद जो है ताम्रकाफी में सबसे बड़ी बस्ती है। इसके बाद नेवासा में कपास और पटसन के साक्ष्य मिलते हैं। इनाम गांव जो है, इनाम गांव में किलाबंदी के साक्ष्य मिले हैं। वर्ग विभाजन के साक्ष्य मिले हैं। तो वर्ग विभाजन का मतलब है यहाँ पर अमीर और गरीब वर्ग विभाजन था, क्योंकि यहाँ पर घर अलग अलग प्रकार मिले, कोई छोटा घर है, कोई बड़ा घर है। तो इससे यहाँ पर वर्ग विभाजन के बारे में मालूम पड़ता है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देख लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के इसमें की भूमिका, उत्पत्ति, आर्थिक स्थिति, कालक्रम क्या था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, विस्तार कहाँ कहाँ तक था, महत्वपूर्ण स्थल कौन से थे, सामाजिक और सामाजिक संस्कृति कैसी थी, उनकी पतन कैसे हुआ, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। अब जो हड़प्पा संस्कृति है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे कि हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा में सबसे पहला स्थान जो खुदाई द्वारा मिला था वो हड़प्पा गांव में मिला था, इसलिए इस संस्कृति का नाम हड़प्पा संस्कृति रख दिया गया। फिर सिंधु घाटी सभ्यता क्यों रखा गया, क्योंकि 1921 से लेकर 1945 ई तक लगभग 40 स्थलों की खोज जो थी वो सिंधु नदी के आसपास हुई थी, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया। फिर सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं, तो सिंधु और गंगा के मध्य सरस्वती नदी बहा करती थी। लगभग 1100 स्थानों की खोज जो है इस नदी के आसपास हुई है, इसीलिए इसे सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। और इसे प्रथम नगरी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रथम नगरों के साक्ष्य इसी हड़प्पा सभ्यता से मिलते हैं, इससे पहले नगरों के साक्ष्य नहीं मिलते, इसलिए इसको प्रथम नगरी सभ्यता भी कहा जाता है। इसके बाद इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि उससे पहले जो था तांबे का काफ़ी प्रयोग होता था, लेकिन इस सभ्यता में बढ़ चढ़कर कांसे का प्रयोग बहुत होने लगा, इसलिए इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया। अब हड़प्पा सभ्यता की खोज किस प्रकार से हुई तो देखते हैं। 1826 में चार्ल्स मेनन जो थे, इनका ध्यान हड़प्पा के टीले की तरफ गया था, लेकिन इन्होंने उस पर कोई गौर नहीं किया। 1853 में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन बंधु जो थे, ये लोग लाहौर से कराची तक एक रेल लाइन बिछा रहे थे। इस दौरान उन्हें कई सारी ईंटें मिली जिनका प्रयोग उन्होंने इसमें किया, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित ईंटें थीं, लेकिन इन्होंने भी उस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। तो फिर आगे 1921 में जॉन मार्शल जो थे, जो कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे, और इनके एक सहायक दयाराम साहनी थे, जो दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की। अब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से लेकर भी कई सारे विवाद हैं। जैसे कई लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक जो हैं वो देसी लोग हैं, यानी भारतीय लोग ही खुद ही थे, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक विदेशी या बाहरी लोग थे। तो इनका समर्थन करने वाले कई सारे विद्वान हैं। जैसे जो विदेशी उत्पत्ति के समर्थक हैं, जो ये कहते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है वो सुमेरियन और मेसोपोटामिया से उत्पन्न हुई है, उनके लोगों द्वारा उत्पन्न की गई है। तो उसमें है गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी कोसाम्बी, HD सांकलिया और लियोनार्ड वुली। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक बाहरी लोग थे, विदेशी लोग थे। इसके बाद इसमें जो देसी लोग के समर्थक लोग हैं, जो ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक देसी लोग हैं, तो उसमें भी कई लोग हैं। जैसे ईरान, जो लोग कहते हैं ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता के लोगों ने हड़प्पा की उत्पत्ति की, तो उसमें रोमिला थापर और फेयर सर्विस हैं। फिर सोती संस्कृति से हड़प्पा की उत्पत्ति, तो सोती संस्कृति की खोज जो थी राजस्थान में अमलानंद घोष ने की थी। तो अमलानंद घोष ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के संस्थापक जो थे भारत के ही लोग थे। आलचंद दंपत्ति भी यही कहते हैं, DP अग्रवाल भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि 1953 में अमलानंद घोष ने सोती संस्कृति की खोज की थी। आगे देखते हैं, तो कालक्रम को जानने की दिक्कत। अब कालक्रम के बारे में क्या कहा गया है, तो इसके कालक्रम को लेकर भी बहुत दिक्कतें हैं। क्योंकि इसकी लिपि जो है, लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो और फिर इसकी
लंबत खुदाई भी यहाँ संभव नहीं हो पाई है, क्योंकि नीचे ज़्यादा गहरे तो खुदाई करने से क्या हुआ है कि जो ज़मीन जो जल स्तर था वो काफ़ी ऊपर बढ़ गया है, इसीलिए कुछ नीचे जो नीचे की वस्तु के साक्ष्य थे वो वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है। विद्वानों के अनुसार जो अलग अलग विद्वान हुए जिन्होंने अलग अलग इसका काल बताया, तो इसमें एक हैं फादर एच हेरास, जो इसका काल 6000 BC बताया है। फिर जॉन मार्शल जो हैं इन्होंने इसका काल 3250 से लेकर 2750 BC बताया है। फिर माधव वश जो है इन्होंने इसका काल 3500 से लेकर 2700 BC बताया है। एक मैके महोदय हुए, उन्हें इसका समय 2800 से लेकर 2500 BC बताया गया है। मार्टिमर विलर ने 2500 से लेकर 1500 BC बताया है। रेडियो कार्बन विधि के अनुसार, जो कि सर्वमान्य है, जिसको आजकल सभी लोग इसको स्वीकार करते हैं, उसको 2350 से लेकर 2750 उसमें बताया गया है। DP अग्रवाल जो थे, DP अग्रवाल इन्होंने इसका समय 2300 से लेकर 2700 BC बताया है, 1700 BC बताया है। और फेयर सर्विस जो थे इन्होंने इसका 2000 से लेकर 1500 बताया है। तो आज को सर्वमान्य जो है वो रेडियो कार्बन विधि ही है, इसको सभी लोग मानते हैं। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। विस्तार मतलब ये स्वतंत्रता से पहले सिर्फ 40 स्थानों की खोज हुई थी और बाद में ही लगभग सभी स्थानों की खोज हुई है। तो इस मैप में अगर हम देखें तो इस मैप में जैसे सबसे ऊपर हमें मांडा दिखाई दे रहा है, पूर्व भाग में आलमगीर दिखाई दे रहा है, दक्षिण में दाइमाबाद और पश्चिम में सुध कागेडोर। तो ये 4 कोने हैं हड़प्पा सभ्यता के। सबसे उत्तरी तो मांडा चिनाव नदी के किनारे, सबसे दक्षिणी दाइमाबाद प्रभा नदी के किनारे, आलमगीर हिंडन नदी के किनारे और सुध कागेडोर दास नदी के किनारे है। और उत्तर से दक्षिण की तरफ आते हैं तो इसका जो दूरी है, डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर है। और हम पश्चिम से पूरब जाते हैं तो इसका 1600 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है। अगर हम सुध कागेडोर से समुद्र के रास्ते दाइमाबाद आते हैं तो इसका जो डिस्टेंस है वो 1300 किलोमीटर का है। इस तरह से कुल 1400 स्थल जो हैं, कुल 1400 स्थल खोजे गए हैं, जिनमें से जो है 2 अफ़गानिस्तान में हैं, 475 पाकिस्तान में हैं और 925 भारत में हैं। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है और हड़प्पा सभ्यता जो है लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। अगर हम इसमें और कुछ खास चीज़ें देखें तो जो मिस्र सभ्यता से लगभग हड़प्पा सभ्यता 20 गुना बड़ा है। मिस्र और मेसोपोटामिया को अगर दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों से हड़प्पा सभ्यता 12 गुना बड़ा है। तो कुछ मशहूर स्थल हैं जो हड़प्पा सभ्यता के, उनको देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का पंजाब है, जिसके अंदर हड़प्पा, जलीलपुर, डेरा इस्माइल, चक पुरवानी, रहमान डेरी, ये पाकिस्तान वाले पंजाब में क्षेत्र पाए गए हैं। इसके अलावा अफ़गानिस्तान जो है, यहाँ पर 2 स्थल हैं, मुंडीगोक और शत्रुगढ़। सिंध प्रांत है, यहाँ पर भी स्थल पाए गए हैं। कौन कौन से स्थल हैं सिंध प्रांत के अंदर? इसमें जो हैं वो मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है, कोट दीजी है, आमरी है, अली मुराद है और जुदेरदड़ो है। तो इसके अलावा भी हम बलूचिस्तान प्रांत पे देख लेते हैं। तो बलूचिस्तान प्रांत के अंदर जो है यहाँ पर सुध कागेडोर, डावरकोट, सोतकाकोट, बालाकोट, ये पश्चिमी बलूचिस्तान में है। इसके अलावा हम देखते हैं अब भारत वाले पंजाब में भी यहाँ पर रोपड़, चकवाड़ा, डेर मजरा है। इसके अलावा हरियाणा जो है भारत का, यहाँ पर भी स्थल पाए गए हैं काफ़ी। इसमें राखीगढ़ी है, बनवाली है, मिथातल है, बालू है, कुनवाल है और सिंसवल है। इसके अलावा जो इसमें उत्तर प्रदेश में जो है एक आलमगीर है। उसके अलावा सहारनपुर में 2 स्थल हैं, बड़गांव और हुलारा। दक्षिणी जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में दाइमाबाद है। और फिर गुजरात जो है, गुजरात में सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं हड़प्पा कालीन। तो इसमें कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। खंबात की खाड़ी में जो स्थल हैं उसमें लोथल, रंगपुर, भक्ताराव, मेधम, कुंतासी, शिकारपुर। उसके अलावा कच्छ की खाड़ी में सोतकोतड़ा, धौलावीरा और देसलपुर है। तो ये कुछ स्थल हैं जो कि गुजरात में पाए गए हैं। इसके अलावा जो हड़प्पा के जो 7
इसमें जो स्थल हैं जिनको एक तरह से नगर की संज्ञा दी गई है, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, चाणूरदड़ो और बनवाली, इन सातों को एक नगर की संज्ञा दी गई है। इसमें हम जो है हड़प्पा शब्दागार में पढ़ेंगे और आगे की जो ये स्थल हैं 6, इनको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हड़प्पा के बारे में देख लेते हैं। तो हड़प्पा का यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनाया गया है, जिसमें हड़प्पा का ये पूरा हड़प्पा नगर है और इसमें हड़प्पा नगर को 2 भागों में बांटा गया है। ये पश्चिमी टीला है, पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीले की खास बात यह है कि पश्चिमी टीले में कुलीन लोग और प्रशासक लोग रहते थे और ये ऊंचाई पर था। इसके चारों तरफ 4 दीवारी बनाई गई यानी किलाबंदी की गई है। उसका कारण क्या था? उसका कारण यही था कि बाढ़ से और आक्रमण से सुरक्षा की जा सके। उसके बाद जो पूर्वी टीला था, यहाँ पर जो थे वो यहाँ पे गरीब लोग रहते थे एक तरह से, और ये इसकी ऊंचाई जो थी काफ़ी निचली थी इसकी तुलना में पश्चिमी टीले की। इसके अलावा यहाँ पर मजदूर, किसान लोग, इस तरह के लोग रहते थे। फिर इसके उत्तर में, पश्चिमी टीले के उत्तर में एफ टीला पाया गया है। अब एफ टीले को हमने यहाँ बड़ा करके देखा है, तो इसमें देखो ये जो स्क्वायर टाइप में ये दिख रहे हैं 12 अन्नागार पाए गए हैं। यहाँ पर ये क्रॉस टाइप में दिखाई दे रहे हैं, ये 18 वृत्ताकार चबूतरे हैं और ये साइड में जो डॉट डॉट करके एक तरफ दिखाया गया है, ये 15 आवास मिले मजदूरों के, ये एफ टीले के अंदर है। दक्षिण में पश्चिमी टीले के दक्षिण में R37 एक कब्र भी मिली है। अब हड़प्पा के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो हड़प्पा जो आज पाकिस्तान में ज़िला है वो साहिवाल है, और पहले ये प्रांत जो है मार्टगोमरी ज़िला में पड़ता था। तो आज ये साहिवाल ज़िला मतलब नया आधुनिक ज़िला है हड़प्पा वहाँ का, पाकिस्तान का, और रावी नदी के ये बाईं ओर है। और कुछ इसकी खास बातें देख लेते हैं जो जाननी है हड़प्पा के बारे में। तो पश्चिमी टीले के जैसे हम देख चुके हैं कि इसे दुर्ग और गढ़ी भी कहते थे पश्चिमी टीले को। यह दुर्गीगत किला था। यहाँ पर प्रशासक या कुलीन वर्ग के लोग रहते थे। यह पूर्वी टीले की तुलना में ऊंचाई पर था। इसकी बाहरी दीवारें ईंटों की बनी हुई थी, आंतरिक दीवारें कच्ची ईंटों की बनी हुई थी। किलेबंदी क्यों की गई थी? क्योंकि आक्रमण और बाढ़ से सुरक्षा की जा सके। उसके अलावा पश्चिमी टीले के उत्तर में एक टीला था जिसको एफ टीला कहते थे, और इस पश्चिमी टीले को ए बी टीला भी कहते हैं। अब हम पूर्वी टीले को देख लेते हैं थोड़ा। तो पूर्वी टीले में क्या जानने वाला है कि पूर्वी टीले में व्यापारी, किसान और मजदूर लोग रहा करते थे। यहाँ की जनसंख्या पश्चिमी टीले की तुलना में ज़्यादा थी। पूर्वी टीला निचले स्थान पर था और पूर्वी टीला जो था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी टीले से बड़ा था। जैसे एफ टीले के बारे में हम देख चुके हैं। एफ टीले में 6 की 2 पंक्तियां हैं अन्नागार की, 15 आवास मिले हैं मजदूर के, 18 वृत्ताकार चबूते मिले हैं जहां पर गेहूं और जौ के कूटने के साक्ष्य मिलते हैं। पश्चिमी टीले में R37 नाम की एक कब्रगाह मिली है। इसके अलावा जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो जॉन मार्शल के निर्देशन में इसकी खुदाई हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। और दयाराम साहनी के एक सहायक थे, उनका नाम था माधव स्वरूप बस, ये उनके सहायक थे। एच कब्रगाह जो है ये भी हड़प्पा स्थल से मिली है, लेकिन हड़प्पा के पतन के बाद की है। R37 जो ये भी हड़प्पा से मिला है। तांबे की एक इक्का गाड़ी मिली है। इक्का गाड़ी क्या होती है? ये एक तरह से आज की बैलगाड़ी की तरह होती है, लेकिन इसमें एक बैल साइज को खींचता था। और हड़प्पा से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेखीय मोहरें मिली हैं। मोहरें तो लगभग हर जगह से मिली हैं। अभिलेखीय मोहरें का मतलब है हड़प्पा से जो मोहरें मिली उसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, खुदा हुआ है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा अभिलेखीय मोहरें जो हैं हड़प्पा से मिली हैं। तो ये आज हमारा ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो इसका जो पार्ट बच गया हड़प्पा सभ्यता का, वो हम अगली वीडियो में कवर करें, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता काफ़ी बड़ा उसका सिलेबस हो जाता है, जो एक वीडियो में कवर करना थोड़ा मुश्किल है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो, इसीलिए अगली वीडियो में इसको हम कवर करेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आपको नई वीडियो की सूचना मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।